हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द प्लेटफॉर्म जीएमई। और आज क्लास 10th के लिए चैप्टर नंबर 1 ऑफ केमिस्ट्री, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस की एनसीईआरटी एक्सरसाइज आप सब लोगों के सामने हाजिर है। क्लास 10th आप लोग चैप्टर्स को सबसे पहले जब उसका वन शॉट देखते हैं, उसके बाद में क्वेश्चंस को लगाना बिल्कुल भी मत भूलना। जैसे ही नए नए टॉपिक्स आप लोग पढ़ते जाएंगे, नए नए तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों के सामने रख दिए जाएंगे। अब उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना इज वन ऑफ द बिगेस्ट डील। तो आई वुड सजेस्ट कि सबसे पहले जैसे ही आप टॉपिक्स पढ़ते हैं, सीधे सीधे सबसे पहले आप लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लीजिए। और इसीलिए क्लास 10th के लिए जीएमई लेकर आया है क्या, वन शॉर्ट सीरीज, जिसमें कि आपके एनसीईआरटी क्वेश्चंस को सॉल्व करवाया जाएगा वन बाय वन। अब इसके कुछ बेसिक से रूल्स हैं। सबसे पहला रूल, क्योंकि साइंस पढ़ रहे हो तो बिना कॉपी पेन लिए मत बैठना। अब क्योंकि ये वन शॉट लेक्चर है, तो वन शॉट लेक्चर में ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि तुम लोगों के पास कॉपी और पेन रहे, तुम लोगों ने चैप्टर को पहले ही रिवाइज किया हो। और इसके अलावा जब हर एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आएगा, उससे पहले आप बेसिकली मुझसे सॉल्व करने से पहले आपको वो क्वेश्चन खुद सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलो अब शुरू करते हैं हम लोग अपना चैप्टर, अपने चैप्टर के क्वेश्चन। सबसे पहले तो आई होप आप सब लोगों ने केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का ये जो चैप्टर है, सबसे पहले तो उसको रिवाइज कंप्लीटली कर लिया होगा, है ना। देखो, अगर नहीं किया है तो एक बेसिक सा वन शॉट में आप लोगों का ले लेती हूँ, मतलब एक छोटा सा रिवीजन करा देती हूँ इस चैप्टर का। चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये आपके चैप्टर का है नाम। अब बेसिकली इस चैप्टर के अंदर है क्या क्या, सबसे पहले आप इस चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं अबाउट चेंज, कि मैम सबसे पहले आपने हमें बताया कि ये चेंज जो है एग्जैक्टली होता क्या है। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस की इनिशियल पोजीशन में चेंज आना बेसिकली कंपेयर टू इट्स फाइनल, तो उस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं चेंज। अब ये चेंज भी मैम आपने हमें बताया कि एक होता है फिजिकल चेंज और एक आपका होता है क्या, केमिकल चेंज। दोनों के दोनों चेंजेस के बारे में जानना भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद में आप लोग पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शन के बारे में कि केमिकल रिएक्शन एग्जैक्टली होती क्या है। फिर आप लोग पढ़ते हैं इस इक्वेशन के बारे में। इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है आपका वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग, क्या रिप्रेजेंट करने का, केमिकल इक्वेशंस को, केमिकल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करने के तरीके को हम लोग बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। अब ये होती है आपकी दो तरीकों की, सबसे पहला होता है आपकी वर्ड इक्वेशन और दूसरी होती है सिंबलिक इक्वेशन। सिंबलिक इक्वेशन, अब देखो वर्ड इक्वेशन एंड सिंबलिक इक्वेशन, इन दोनों में ही अंतर है। और किसको ज्यादा प्रेफर किया जाता है, सिंबलिक इक्वेशंस को ज्यादा प्रेफर किया जाता है। लेकिन ऐसा क्यों, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप लोग आते हैं इस चैप्टर की बैलेंसिंग के ऊपर कि मैम हमें बैलेंसिंग नहीं आती है, बैलेंसिंग करा दीजिए। बहुत सारे क्वेश्चंस ना एनसीईआरटी के अंदर भी है, बैलेंसिंग भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। हर साल एक क्वेश्चन तो आता ही है इसके ऊपर। ठीक है, और ज्यादा कोई बड़ा हुआ नहीं है, बहुत आसान होती है बैलेंसिंग। ठीक है, बैलेंसिंग पढ़ने के बाद में आप लोग आते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन के ऊपर। बहुत सारी एक्टिविटीज भी होती हैं, जैसे कि फर्स्ट पेज अगर आप एनसीईआरटी का अपना खोलेंगे तो फर्स्ट पेज में ही आपको एक एक्टिविटी दिखती है विच इज मैग्नीशियम, बर्निंग ऑफ अ मैग्नीशियम रिबन, है ना, उससे भी क्वेश्चन बन जाता है आप लोगों का। ठीक है, तो एक्टिविटीज हैं। उसके बाद में आप टाइप्स ऑफ रिएक्शन के ऊपर आते हैं। अब टाइप्स ऑफ रिएक्शन में सबसे पहला आपके पास आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन सबसे आसान बच्चों को लगती है, क्योंकि कॉम्बिनेशन एज द नेम सजेस्ट, यहाँ पर आप लोग क्या करते हैं, दो अलग अलग चीजों को कंबाइन करके एक फाइनल सब्सटेंस को एज अ प्रोडक्ट आप लोग दिखाते हैं। ये आपकी होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल भी इसका आप लोगों को दे रखा है, वन शॉट है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, फटाफट से जाके पहले वो देखो और उसके बाद ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। ठीक है, कॉम्बिनेशन के बाद में दूसरा हमारे पास आता है एग्जैक्ट कॉम्बिनेशन को ऑपोजिट, विच इज डिकम्पोजिशन। क्या बोला मैंने, डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके बाद आप लोग ये पढ़ते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन को एग्जैक्टली कॉम्बिनेशन को ऑपोजिट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि कॉम्बिनेशन में आपने दो चीजों को लिया, एक साथ जोड़ दिया, एक फाइनल आपके पास में प्रोडक्ट बनकर आ गया। लेकिन डिकम्पोजिशन में एक फाइनल ही प्रोडक्ट को आप लोग तोड़ देते हैं इनटू टू सिंपलर और मोर सब्सटेंसेस। तो वहां पे आप दो सब्सटेंसेस को कंबाइन कर रहे हैं, लेकिन डिकम्पोजिशन में आप दो सब्सटेंसेस को ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास में तीसरा जो आता है दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। नए सेक्शन के जितने भी बच्चे हैं
आई वुड सजेस्ट कि चैप्टर्स को तुरंत के तुरंत पढ़ने के बाद आप लोग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि जैसे ही आप लोगों ने नया टॉपिक पढ़ा और आपने क्वेश्चंस को ग्रास्प कर लिया तो आपकी एबिलिटी क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो जैसे ही आप लोग चैप्टर्स को पढ़ते हैं तुरंत उनके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए। जो क्वेश्चन नहीं आता है आस्क देम विद योर फ्रेंड्स और विद योर टीचर्स, ताकि आप लोगों को पहले से ही एक 10th क्लास के स्टार्टिंग से ही आप लोगों के एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियरिटी जो है वो क्रिएट हो जाए। ठीक है, अच्छा डिस्प्लेसमेंट जैसे कि नाम के अंदर ही है, यहाँ पर आप चीज़ों को डिस्प्लेस कर देते हैं। जो पहले जिस एलिमेंट की या आयन की जगह थी अब वो डिस्प्लेस हो जाएगी। ठीक है, ये भी आप बहुत इसके फर्दर टाइप्स पढ़ते हैं। इसके बाद में है आपके पास में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यहाँ पर आप लोग दो एलिमेंट्स की या फिर दो आयंस की एक साथ में डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आप लोग पढ़ते हैं अबाउट व्हाट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, विच इज योर रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन, यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। बाकी जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे और जो जो टॉपिक हम लोगों के आएंगे हम लोग एक एक करके उन टॉपिक्स को भी पढ़ लेंगे। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन और रिडॉक्स रिएक्शन, बेसिकली रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के बाद में आप लोगों के पास लास्ट टॉपिक आता है विच इज, सबसे पहला तो ऑक्सीडेशन और एक आता है आपके पास में रेंसिडिटी। अभी ऑक्सीडेशन को हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं विच इज योर कोरोजन, विच इज योर कोरोजन। ठीक है, अब कोरोजन और रेंसिडिटी भी आप लोग पढ़ते हैं और ये दोनों ही टॉपिक्स जो हैं वो भी दोनों इंपॉर्टेंट है और आसान भी बहुत है, इनके ऊपर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक था एक फ्लो चार्ट आपके चैप्टर्स का केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में, जिसमें सबसे पहले आप लोग चेंज के बारे में पढ़ते हो कि मैम चेंज एग्जैक्टली होता क्या है, उसके बाद में चेंज के टाइप्स, फिर केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, इक्वेशंस क्या होती हैं, कितने टाइप्स की केमिकल इक्वेशंस होती हैं, वर्ड और सिंबलिक। उसके बाद में आप लोग पढ़ते हैं अबाउट बैलेंसिंग, बहुत सारी एक्टिविटीज आती हैं, और उसके बाद में आते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन जो कि बेसिकली 5 होती है। ठीक है, कॉम्बिनेशन हो गया, डिकम्पोजिशन हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड देन रिडॉक्स रिएक्शन। और इन पांचों के कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के बाद आप लोग आते हैं लास्ट के दो टॉपिक्स विच इज रेंसिडिटी एंड कोरोजन। ठीक है, तो ये आपका बेसिक फ्लो चार्ट है इस चैप्टर का। अब हम लोग मूव करते हैं अपने क्वेश्चंस के ऊपर, और क्वेश्चंस लगाने से पहले आई वुड सजेस्ट एवरीवन टेक योर नोटबुक एंड योर पेन, और मेरे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले पॉज द वीडियो एंड जस्ट ट्राई द क्वेश्चन ऑन योर ओन। समझ में आया? चलो शुरू करते हैं। आता है हमारा पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर। ठीक है, पहला क्वेश्चन है अबाउट रिडॉक्स रिएक्शन के एनालिसिस के ऊपर, जो क्वेश्चन बोलता है विच स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। ठीक है, फटाफट से पहले रिवाइज कर लेते हैं कि क्या होती है आपकी रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, उसके लिए आप लोग क्या पढ़ते हैं, उसके लिए आप लोग पढ़ते हैं दो चीजें। ठीक है, सबसे पहला आप लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, ऑक्सीडेशन के बारे में, और दूसरा आप लोग पढ़ते हैं रिडक्शन के बारे में, रिडक्शन के बारे में। अभी ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन। जब किसी भी रिएक्शन के अंदर आप लोग देखेंगे गेन ऑफ ऑक्सीजन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन। एग्जाम्पल ये कार्बन है, मैंने क्या किया, O2 इसके साथ में जोड़ दी, अब मुझे फाइनल प्रोडक्ट मेरा मिल गया है CO2। तो यहाँ पर देखो रिएक्टेंट साइड पर ये जो कार्बन है ये अकेला है, ठीक है, इसके पास कोई ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट साइड पर यहाँ पर इसको ऑक्सीजन मिल गई है। तो जब ये कार्बन प्रोडक्ट साइड पर गया तो इसको मिल गई है ऑक्सीजन, और यहाँ पर उसको मिल गया है, बेसिकली हो गया है गेन ऑफ ऑक्सीजन, जिसको हम लोग बोलते हैं अगेन क्या, ऑक्सीडेशन। समझ में आया? इसके बाद है रिडक्शन। अब रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन होता है लॉस ऑफ ऑक्सीजन। क्या होता है? लॉस ऑफ ऑक्सीजन। इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन का लॉस हो जाता है या फिर गेन हो जाता है, किसका, गेन ऑफ हाइड्रोजन, या फिर हाइड्रोजन का हो जाता है गेन। समझ में आया? अब बेसिकली इसी एप्लीकेशन के ऊपर आपका पहला क्वेश्चन है। फटाफट से आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको? क्वेश्चन बोल रहा है विच स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन गिवन बिलो इज करेक्ट। ठीक है, शायद आपको ये दिख ना रही हो तो मैं इसको लिख देती हूँ। जो रिएक्शन है ये है 2PbO, क्या होता है ये, लेड ऑक्साइड। ठीक है, और ये है सॉलिड फॉर्म में, प्लस C जो कि है सॉलिड फॉर्म में विच इज कार्बन, और आगे प्रोडक्ट साइड में आपको दे रखा है 2Pb इन सॉलिड फॉर्म प्लस CO2
इन गैसियस फॉर्म। अब आपको क्या बोला है, आपको बोला है कि कौन सी स्टेटमेंट इस रिएक्शन के बारे में इनकरेक्ट है। ध्यान रखना, इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में आपसे पूछा है, ना कि करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में। तो जो आपको करेक्ट यहाँ पर स्टेटमेंट दिखेगी वो आंसर नहीं है, जो गलत स्टेटमेंट है एक्चुअल में वो आंसर है, क्योंकि आपसे गलत स्टेटमेंट पूछी है। समझ में आया? अब चलिए, अब हम लोग शुरू करते हैं ऑप्शंस को पढ़ना एक एक करके। पहला ऑप्शन है लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। यहाँ पर देखिए लेड मेरा कहाँ पे, प्रोडक्ट साइड पे है, ये रहा लेड। अब ये लेड क्या, इसको बोला गया है कि लेड जो है वो रिड्यूस कर रहा है, लेड जो है वो रिड्यूस कर रहा है। रिड्यूस का मतलब यहाँ से जो ऑक्सीजन है वो गायब हो रही है, ठीक है। प्रोडक्ट साइड में तो मेरे पास लेड है, लेकिन रिएक्टेंट साइड में मेरे पास लेड बेसिकली नहीं है, तो इस इक्वेशन का बेसिकली कोई सेंस बनता ही नहीं है, लेड जो है वो रिड्यूस हो ही नहीं रहा है, तो ये हो जाती है आपकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ है, ये रहा। क्या कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर जाकर ऑक्सीडाइज हो रहा है? मैम नहीं हो रहा। यहाँ पर तो इसके पास में O2 है, लेकिन यहाँ पर O2 नहीं है, तो CO2 तो ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी गलत है ना। तीसरा ऑप्शन है कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। कार्बन का है मैम, ये रहा हमारा कार्बन, और प्रोडक्ट साइड में क्या कर रही है, प्रोडक्ट साइड में जाकर इसके पास ऑक्सीजन आप इसको मिल रही है, तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है कि कार्बन जो है वो ऑक्सीडाइज कर रहा है, ठीक है, तो ये मेरी करेक्ट स्टेटमेंट है। चौथा, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। ये है मेरा लेड ऑक्साइड, PB स्टैंड्स फॉर लेड ऑक्साइड। अब जो लेड ऑक्साइड है ये यहाँ पर ऑक्सीडाइज्ड है, लेकिन यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पर ये अकेला हो जा रहा है, ऑक्सीजन यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन। यहाँ पर ये क्यों क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट भी करेक्ट है। इसका मतलब कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट है A एंड B, तो आंसर हो जाएगा मेरा A एंड B, ठीक है। तो पहला हो जाता है क्वेश्चन इसके साथ में खत्म। क्वेश्चन क्या बोलता है, करेक्ट ऑप्शन है A एंड B। क्यों है, क्योंकि जो आपका रिडक्शन और ऑक्सीडेशन है वो हमेशा रिएक्टेंट में टेक प्लेस करता है, बेसिकली वो रिएक्टेंट में होता है, प्रोडक्ट साइड में वो नहीं होता है, ठीक है। वो मैंने आप लोगों को बता दिया है इस क्वेश्चन के अंदर कि बेसिकली देखो, अगर हम लोग बात करते हैं PbO प्लस CS2 gives us Pb2 प्लस CO2। देखो यहां पर इसको अगर हम लोग देखें तो ये क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, ठीक है। यहां पर इसको देखें तो ये क्या कर रहा है, मैम ये तो ऑक्सीडाइज कर रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, इसका पूरे का करेक्ट एक्सप्लेनेशन आपका हो जाएगा। तो दो ऑप्शन जो स्टार्टिंग है वो आपके गलत है, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है रिएक्शन के टाइप का, ठीक है। पहला है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन द फॉलोइंग इक्वेशन। इक्वेशन आपको दे रखी है, इक्वेशन में लिख देती हूँ, शायद विजिबल ना हो। Fe2O3 जिसको हम लोग फेरिक ऑक्साइड भी बोलते हैं, 2Al एल्यूमिनियम प्लस गिव्स अस Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस 2Fe। ये है आपकी क्या इक्वेशन। अब हमें बताना है कि ये कौन से टाइप की इक्वेशन है, ठीक है। चलो फटाफट से एक बार देख लेते हैं टाइप्स ऑफ इक्वेशन भी। सबसे पहले आपकी हेडिंग डालते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन, नॉट इक्वेशंस, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, ठीक है। सबसे पहला आप लोग इसके अंदर पढ़ते हैं क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, मैम कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो सबसे ज़्यादा सिंपल है। इसमें बेसिकली दो प्रोडक्ट्स को, दो सब्सटेंसेस को हम लोगों ने लिया, इनको मिला के एक प्रोडक्ट हमारे पास में बन गया, तो ये क्या हो गया, कॉम्बिनेशन। मैंने लिया C+O2 गिव्स मी CO2, दो मेरे पास रिएक्टेंट थे, सिंगल एक सब्सटेंस आ गया, ये मेरा हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। दूसरा मेरे पास आता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये क्या होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब होता है कि एक फाइनल प्रोडक्ट था, उसको ब्रेक करके दो प्रोडक्ट में या फिर ज्यादा से ज्यादा में बेसिकली उसको ब्रेक कर दिया, ये होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। समझ में आया? अब देखो इसका एग्जाम्पल 2H2O, पानी था उसको मैंने इलेक्ट्रोलाइसिस करा दिया, उसको ब्रेक करा दिया, तो 2H+O2। यहाँ पर एक सिंगल सब्सटेंस था पानी, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मैंने क्या कर दिया, दोनों को कर दिया अलग अलग, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास में जो आता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट। क्या बताया मैंने, डिस्प्लेसमेंट। अब एज द नेम सजेस्ट, यहाँ पर एक बेसिकली जो आपका एलिमेंट होता है, फॉर एग्जाम्पल एक मेरा सब्सटेंस ये है, दूसरा ये है, ठीक है। और यहाँ पर जो एक सेकेंड दोबारा इसको, यहाँ पर बेसिकली होता क्या है
यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलती है। यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं, नहीं ये वाला एग्जाम्पल यहाँ पर काम नहीं करेगा। देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बेसिकली होता क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम लोग एक एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देते हैं। जब हायर एलिमेंट लोअर रिएक्टिविटी सीरीज में जो लोअर एलिमेंट होता है उसको बेसिकली डिस्प्लेस कर देता है, उसको उसकी जगह से भगा देता है। ठीक है, इसके बाद एक इसका हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल है इसका CuSO4+Fe। अगर हम लोग देखते हैं तो ये क्या है, कॉपर सल्फेट, ये क्या है, आयरन। अब जब इसको हम लोग साथ में रिएक्ट कराएंगे तो ये जो Cu है ये तो अलग हो जाएगा और ये जो Fe है ये इसके साथ में मिल जाएगा। तो Fe ने Cu को डिस्प्लेस कर दिया, उसको बाहर निकाल दिया और प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा FeSO4+Cu। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई है। ठीक है, उसके बाद में है आपके पास में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पे दो आयंस का एक्सचेंज होता है। यहाँ पर आपको दिखा कि Cu और Fe में सिर्फ एक्सचेंज हुआ, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर दो चीजें आपकी जो होती है वो एक्सचेंज होती है। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया NaCl+BaSO4, नहीं Ba, एग्जाम्पल इसका हो जाएगा BaCl+ बैरियम क्लोराइड, और साथ में हम लोग लेते हैं एक तो हो जाएगा हमारा बैरियम क्लोराइड। इसकी बेसिकली एक रिएक्शन होती है, हाँ, बैरियम क्लोराइड और NaSO4, बैरियम क्लोराइड और NaSO4। ठीक है, बैरियम क्लोराइड और NaSO4। अब बेसिकली यहाँ पे होता क्या है, ये जो Ba है ये भाग जाएगा SO4 के साथ में। ठीक है, तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई है। ये जो Cl है ये बॉन्ड बना लेगा Na के साथ में, तो क्या हुआ, ये इसके साथ में फॉर्म हो गया, ये इसके साथ में, एक्सचेंज ऑफ आयंस हो गया, डबल डबल आयंस का एक्सचेंज हो गया। तो क्या फॉर्मेशन हो जाती है यहाँ पर, मेरे को मिल जाता है यहाँ पे NaCl+BaSO4, और यही BaSO4 जो है ये क्या है, ये है आपका वाइट प्रेसिपिटेट। वाइट प्रेसिपिटेट। अब ये वाइट प्रेसिपिटेट क्या होता है, प्रेसिपिटेट हम लोग बोलते हैं एक ऐसे सब्सटेंस को जो कि पानी के अंदर कंप्लीटली सॉल्यूबल नहीं होता है या फिर हाफ सॉल्यूबल होता है। ठीक है, ये आपका बेसिकली हो जाता है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। उसके बाद में पांचवा आपके पास आता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जो मैंने अभी जस्ट आप लोगों को बताया है। ठीक है, एक बार उसको रिकॉल कर लेना। ये है आपके टाइप्स ऑफ रिएक्शन। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन है हमारा Fe2O3 साथ में है 2Al गिव्स अस Al2O3+2Fe। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो Fe है अगर मैं रिएक्टेंट साइड में देखूं तो इसको तो भगा दिया है किसने, एल्यूमिनियम ने। एल्यूमिनियम ने बॉन्ड बना लिया O3 के साथ में। तो यहाँ पर तो मैम आपने बताया था कि ऐसा होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक जो एलिमेंट होता है वो दूसरे एलिमेंट को, लोअर बेसिकली रिएक्टिव एलिमेंट को वो डिस्प्लेस कर देता है। और यही काम किया है बेसिकली एल्यूमिनियम ने Fe के साथ में। क्या किया है, एल्यूमिनियम ने Fe को बाहर निकाल दिया और O3 के साथ में बॉन्ड बना लिया और Fe जो है वो हमारा बाहर निकल गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आंसर क्या है इसका, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, क्योंकि एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है आयरन से, तो इसीलिए वो क्या करेगा, आयरन को बेसिकली उसके ऑक्साइड से बाहर भगा देगा और फॉर्म कर लेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला करता है, फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख दो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस, क्या होता है जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम लोग ऐड कर देते हैं आयरन फिलिंग्स में यानी कि Fe में। तो क्या होता है, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। अब देखो सबसे पहली चीज, अगर ये Fe है विच इज आयरन और ये है HCl विच इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या फॉर्म करेंगे, ये फॉर्म करेंगे FeCl2। क्या है ये, आयरन क्लोराइड, साथ में जो हाइड्रोजन गैस है वो हमारी बाहर निकल गई है। ठीक है, इस तरीके से। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो क्या बोलता है कि हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड जो वो प्रोड्यूस हुई है। चलो ठीक है, इसको होल्ड पे रखते हैं। दूसरा, क्लोरीन गैस और आयरन हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस हुए हैं, ये तो कंप्लीटली गलत है, क्योंकि अगर मैं देखूं ऊपर तो FeCl2 फॉर्म हुआ है, आयरन क्लोराइड फॉर्म हुआ है। ठीक है, जो मेरा ए वाले ऑप्शन ने ऑलरेडी बता दिया है, बट स्टिल हम लोग बाकी के ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। दूसरा, नो रिएक्शन टेक प्लेस, ऐसा तो नहीं होगा, रिएक्शन तो हो रही है, FeCl2 फॉर्म हुआ है, साथ में निकली है हाइड्रोजन। ठीक है, और आयरन सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड, वाटर प्रोड्यूस नहीं हुआ है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द
करेक्ट ऑप्शन। जिस जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर ए दिया था उसका आंसर बिल्कुल सही है, और जिसका नहीं आया है ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, एनालाइज कीजिए और दोबारा रीड करके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, हाइड्रोजन गैस एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड आर फॉर्म्ड, ये है आपकी रिएक्शन। रिएक्शन क्या है? Fe+2HCl फॉर्म हुआ FeCl2+H2 गैस। समझ में आया? नेक्स्ट है हमारे पास में बैलेंसिंग। बैलेंसिंग के ऊपर क्वेश्चन है, क्या है? वाई शुड अ केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस? पर मैम देखो, हमें आपने बता दिया कि इक्वेशन को बैलेंस किस तरीके से करते हैं, मतलब वन शॉट में बता रखा है, अभी नहीं बताया, ठीक है। आपने हमें बता दिया कि बैलेंसिंग क्यों करते हैं और कैसे करते, सॉरी बैलेंसिंग कैसे करते हैं, लेकिन बैलेंसिंग करते क्यों है, क्या जरूरी क्या है बैलेंसिंग को करना, क्यों इतना माथा खपखपाएं अपना, है ना। लेकिन इसको जरूरी है करना टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बोला है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एग्जिस्ट करता है। अब कैसे एग्जिस्ट करता है? बेसिकली क्या होता है कि जो भी मास है किसी भी रिएक्शन के अंदर, अगर मैंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन कराई और मेरे को मिला 2H2O, यानी कि पानी अगर मेरे को मिल गया है, तो यहाँ पे होता क्या, ये मेरा हाइड्रोजन है। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, मैंने 50 ग्राम यहाँ पे हाइड्रोजन ले लिए और यहाँ पे ऑक्सीजन को मैंने ले लिया वापस से 50 ग्राम। तो जो मेरा रिएक्टेंट है, सॉरी जो मेरा प्रोडक्ट है, वो फॉर्म होगा इन दोनों के मास से ही, यानी 50 + 50 कितना, 100 ग्राम्स। ऐसा नहीं होगा कि ये मेरा 99 ग्राम फॉर्म होगा और 1 ग्राम पता नहीं कहाँ चला गया, ऐसा कभी नहीं होता। ना तो आप मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हो, यार मास के नीदर भी डिस्ट्रॉयड, जो मास है उसको आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो, 99 आएगा ही नहीं, कभी भी कम नहीं होगा। जितना आपने रिएक्टेंट में लिया है, जितना आपने एनर्जी में लिया है, उतना ही आपको मिलेगा। बोलते हैं ना, कहीं का किया कहीं तो मिलता ही है, ठीक है। तो ये भी एक तरीके से साइंस की लैंग्वेज में इसको बेसिकली उल्टा बोल दिया है, ठीक है। मतलब साइंटिफिक लैंग्वेज में इसको ये चीज बोल दी गई है, बोली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, कहीं का किया कहीं तो मिलता है, ठीक है। अब ये क्या है, ये है आपका रिएक्टेंट साइड, सॉरी प्रोडक्ट साइड। प्रोडक्ट साइड में क्या है, 100 ग्राम्स। ऐसा नहीं होगा कि ये आपका 99 या फिर 101 ग्राम मतलब फालतू मिल गया, कभी भी फालतू नहीं मिलेगा, जितना करोगे उतना ही मिलेगा, ना फालतू मिलेगा ना कम मिलेगा, ठीक है। यही है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जितना आप लोगों ने रिएक्टेंट को लिया है उतना ही आपको एज अ प्रोडक्ट मिलेगा, ना ज्यादा मिलेगा ना ही कम मिलेगा, और मिलेगा भी जरूर, ठीक है। तो इसीलिए तो बेसिकली आंसर क्या है इसका, आंसर है टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वी बैलेंस द केमिकल इक्वेशंस, ठीक है। हम लोग बैलेंस करते हैं केमिकल इक्वेशन को टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और वो होता क्या है, ये रही आपकी स्टेटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ट्रांसलेशन एंड बैलेंसिंग, ठीक है। आते हैं इसके ऊपर। इसमें बेसिकली है क्या, क्वेश्चन है हम लोगों को पहले ट्रांसलेट करना है इनको इनके सिंबलिक फॉर्म में, और फिर इनको बैलेंस करना है। चलो फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहला है हमारा नाइट्रोजन एंड देन हाइड्रोजन। ये रहा मेरा नाइट्रोजन, ये रहा मेरा हाइड्रोजन। अब ये मेरा मिलके बनाते हैं NH3। क्या है ये, अमोनिया, ठीक है, N2H2, ठीक है। ये मेरा बेसिकली क्या है, रिएक्शन है, इसको मुझे बैलेंस करना है। बैलेंस हम लोग कैसे करते हैं, पहले हम लोग देखते हैं रिएक्टेंट की साइड। किसकी साइड देखते हैं, रिएक्टेंट की। फिर हम लोग देखते हैं प्रोडक्ट की साइड। किसकी साइड देखते हैं, प्रोडक्ट की। रिएक्टेंट में क्या है, N एंड H, N एंड H। पहले देखो N क्या है, 2, हाइड्रोजन कितने हैं, 2। यहां पर आओ, N कितना है, 1, हाइड्रोजन कितने हैं, 3। तो अनबैलेंस्ड है, तो इनको फटाफट से बैलेंस कर देते हैं। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 1 है तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, ठीक है। यहाँ पर 2 लगा देते हैं। बैलेंसिंग का रूल सबसे पहला और सबसे आखिरी क्या होता है कि जब भी आप कभी भी कोई भी नंबर को इंसर्ट करते हैं तो कभी भी नीचे नहीं लगाएंगे, हमेशा साइड में लगाएंगे नंबर को, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। चलो अब हम लोगों ने क्या किया, इसको कर दिया मल्टीप्लाई 1 × 2, ठीक है। ये 2 नंबर हमने यहाँ पे कर दिया। अब बेसिकली यहाँ पे क्या हो गया है, N जो है वो हो चुके हैं 2, तो यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2, तो ये तो हो गया बैलेंस हमारा। लेकिन हाइड्रोजन का कारनामा थोड़ा सा बिगड़ गया। हाइड्रोजन में क्या हो गया, ये हाइड्रोजन 3 यहाँ है, 2 यहाँ हो गए, कितने हो गए, 6। कितने हो गए, 6, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 6 आ गए। अब यहाँ पे भी करना पड़ेगा हमें, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे भी रिएक्टेंट की साइड पर 3 कर देंगे, ठीक है। तो 3 × 2 और 2 × 3 6। तो इस तरीके से क्या हो गया, ये बैलेंस हो गया, N2 + 3H2 + 2NH3। समझ में आया। तो पहली रिएक्शन तो इस तरीके से हो जाती है आपकी बैलेंस। आते हैं अपनी दूसरी रिएक्शन के ऊपर, ठीक है। दूसरी रिएक्शन क्या है, दूसरी रिएक्शन में आपको दे रखा है हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या दे रखा है, हाइड्रोजन सल्फाइड, विच इज H2S। क्या होता है वो, H2S। हाइड्रोजन सल्फाइड ले लिया, H2S, साथ में लिया हम लोगों ने ऑक्सीजन, विच इज O2, गिव्स अस वाटर, H2
H2O प्लस SO2। समझ में आया? ये बेसिकली रिएक्शन है। मैंने वर्ड इक्वेशन से इसको कर दिया किसके अंदर, सिंबलिक इक्वेशन के अंदर। क्या है? अच्छा, जिस तरीके से हम लोगों ने फर्स्ट वाले ऑप्शन को सॉल्व किया है, इसी तरीके से बाकी के तीनों ऑप्शंस भी सॉल्व होंगे। फटाफट से इनको सॉल्व करो, ठीक है, और कॉपी में आंसर लिखते जाओ, क्योंकि सेम है। सिर्फ क्या करना है, पहले इनको चेंज कर लो किसके अंदर, सिंबलिक इक्वेशन के अंदर। किसके अंदर? सिंबलिक इक्वेशन के अंदर। और सिंबलिक इक्वेशन के बाद में इनको बेसिकली क्या कर देना है, बैलेंस कर देना है। ठीक है, चलो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये कुछ आंसर्स दे रखे हैं आपको, ठीक है। N2 3H2 बेसिकली बैलेंस कर दिया है यहाँ पे, ऐसे ही ये है। बाद में आप आंसर्स को चेक कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास में बैलेंस दीज केमिकल इक्वेशंस। अगेन आपका बैलेंसिंग का क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। एक ऑप्शन करते हैं, बाकी सारे ऑप्शंस एज अ होमवर्क ट्रीट करेंगे, ठीक है। चलो, सबसे पहले आपका क्वेश्चन है HNO3 और CaOH की होल ट्वाइस। दो कॉलम बनेंगे, एक बनेगा रिएक्टेंट का कॉलम, एक बनेगा प्रोडक्ट का कॉलम, ठीक है। अब देखते हैं, सबसे पहले है आपका H, फिर है N, फिर है O, फिर है Ca, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास में, अगेन यहाँ पर भी सेम होगा, HNO Ca। रिएक्टेंट साइड में N कितने हैं, 2 और 1, 3। कितने हैं आपके प्रोडक्ट साइड में, 2, ठीक है। आते हैं O के ऊपर, 3 और 2, 5 आपके हो गए हैं O। यहाँ पर कितने हैं, 6 और 1, 7, ठीक है। नेक्स्ट है आप लोगों के पास में N, नाइट्रोजन कितना है, ये है यहाँ पर 2, यहाँ पर है नाइट्रोजन ओनली 1, और यहाँ पर है नाइट्रोजन 2, ठीक है। नेक्स्ट है Ca, यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है। अब मुझे क्या करना है, इनको बैलेंस करना है, ठीक है। चलो, हाइड्रोजन पर आता है सबसे पहले। ये जो है यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 हाइड्रोजन है। तो अगर मैं इसको चेंज कर देती हूँ, यहाँ पर प्रोडक्ट साइड में सिर्फ और सिर्फ 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ, यहाँ पर 2 ये रहे और 1 ये रहा, ठीक है। तो अगर मैं इनकी कन्फिग्रेशन को चेंज कर देती हूँ, यहाँ पर 2 लगाकर 2H2O, तो यहाँ पर H प्रोडक्ट साइड में कितने हो जाते हैं, 4। ये हो जाएंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। और आते हैं इसके ऊपर, यहाँ पर भी अगर मैं 2 लगा देती हूँ तो क्या हो जाता है, 2 और 2 हो जाते हैं 4, ठीक है। तो हाइड्रोजन तो हो गए हैं बैलेंस। कैसे हुए बैलेंस, मैंने क्या किया, मैंने पहले रिक्वायरमेंट्स को चेक किया कि हाइड्रोजन पहले 3 थी, अब वो 2 है, ठीक है, मतलब प्रोडक्ट में वो 2 है। फिर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे रिक्वायरमेंट को देखा कि अगर मैं इनकी कन्फिगरेशंस को चेंज करूँ तो क्या होगा। चेंज मैंने कर दी, मैंने रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड पर 2 लगा दिया है, 2 इंसर्ट कर दिया और यहाँ पर वापस से 2 इंसर्ट कर दिया है। अब क्या कन्फिगरेशन बैठती है कि रिएक्टेंट की साइड पर भी 4 हाइड्रोजन हो चुके हैं और प्रोडक्ट की साइड पर भी 4 हाइड्रोजन हो चुके हैं। अब सबकी कन्फिगरेशन चेंज हो गई होंगी, तो वो चेक कर लेते हैं। N जो है यहाँ पर इस 2 के लगने से कितने हो गए हैं, 2, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू, ये भी हो गए हैं 2, दिस इज 2, ठीक है। आते हैं इसके ऊपर, यहाँ पर N कितने हैं, 2, चलो ये भी बैलेंस हो गया, अरे वाह। नेक्स्ट हमारे पास में O, ये है 3 और 2 कितने हैं, 6, और ये कितने हैं, 8। तो ये मेरा हो गया है 8, 5 से हो गए हैं ये 8, सिर्फ एक कन्फिग्रेशन की वजह से। और अब यहाँ पे देखते हैं, 3 2 जा 6 और 2 ये भी 6 + 2 कितने हो गए हैं, 8। तो ये भी बैलेंस हो गया है और ये भी बैलेंस हो गया है, और CaC दोनों है 1 ही। तो देखने में इतनी भारी इक्वेशन लग रही थी, लेकिन चेंज क्या किया, चेंज किया सिर्फ और सिर्फ 2HNO3, मतलब H की जो कन्फिग्रेशन है उनको चेंज किया है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला ऑप्शन, ठीक है। इसी तरीके से आपको बाकी की जितनी भी रिएक्शंस है उनको सॉल्व करना है। देखो यहाँ पर बेसिकली क्या है, यहाँ पर Na1 है, यहाँ पर Na2 है, तो यहाँ पर अगर आप 2NaOH लगा देंगे और इसी तरीके से बाकी की कन्फिग्रेशंस को करेंगे, तो आपको बाकी की जितनी भी इक्वेशंस है, 3 बची हुई इक्वेशंस, वो क्या है, वो सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट बैलेंसिंग का क्वेश्चन। फटाफट से इनको भी सॉल्व करना। आंसर मैं दिखा देती हूँ, दिस इज द आंसर, ठीक है। आंसर करके इनको आप लोग मैच कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास में राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस फॉर। अगेन आपका सेम क्वेश्चंस है। आपको क्या करना है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है। सबसे पहले आपके पास है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH की होल ट्वाइस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गिव्स अस कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस H2O। इसको करना है आपको बैलेंस, ठीक है। इसको फटाफट से बैलेंस कर लेना। ये है आपका जिंक, ठीक है। ये है आपका सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, AgNO3,
गिव्स अस व्हाट, जिंक नाइट्रेट, ZnNO3 प्लस Ag आपका बाहर निकल गया। ठीक है, इस तरीके से ही बाकी आपकी रिएक्शंस होंगे। ये मैंने सिंबलिक इक्वेशन में चेंज कर दिया, इनको फटाफट से आप लोग अपने हिसाब से बैलेंस भी कर देना। ठीक है, क्योंकि बैलेंसिंग के ऑलरेडी हम लोगों ने क्वेश्चंस कर लिए हैं। ये आपके आंसर्स हैं, जब आपके हो जाएं तो आप आंसर्स को क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट है आप लोगों के पास में आइडेंटिफाई रिएक्शन टाइप, राइट इक्वेशंस एंड आइडेंटिफाई द रिएक्शन। आपको ये इक्वेशंस लिखनी है और उसके बाद में बताना है कि ये इक्वेशन कौन सी है। ठीक है, सबसे पहला है आपके पास में पोटेशियम ब्रोमाइड और बैरियम आयोडाइड। ठीक है, बताना है आपको टाइप ऑफ रिएक्शन। तो देखो, पोटेशियम ब्रोमाइड, बैरियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड एंड बैरियम ब्रोमाइड। अब बेसिकली यहाँ पे होता क्या है, देखो, जब ब्रोमाइड यहाँ पे पोटेशियम के साथ है, लेकिन यहाँ पर जो ब्रोमाइड है वो बैरियम के साथ है, इसी से आपने अंदाजा लगा लिया कि मैम यहाँ पे गड़बड़ है, यहाँ पे दो लोगों ने गड़बड़ की है। तो ये क्या होगा, ये दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट है जिंक कार्बोनेट, जिंक ऑक्साइड प्लस जिंक कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है, जिंक कार्बोनेट, ZnCO3। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ एक है और इसी को ब्रेक कर दिया है और यहाँ पर बन गया है ZnO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड विच इज CO2। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, क्योंकि आपका सिर्फ रिएक्टेंट में एक ही है, मतलब एक ही रिएक्टेंट है और वो दो में ब्रेक हो गया है, अगर आप लोग नोटिस करें तो। ठीक है, तो मैम ये तो सीधा सीधा आपका कौन सा वाला एग्जाम्पल हो गया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये वाला हो गया है। थर्ड पे आते हैं, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। ये है आपका हाइड्रोजन, ये है आपका क्लोरीन, मिलकर क्या बना दिया, HCl। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये हो गया HCl विच इज व्हाट, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो क्या हुआ, दो आपके रिएक्टेंट थे, दोनों रिएक्टेंट ने मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट को फॉर्म कर दिया। मैम ये तो सुनी सुनी सी लग रही है, जो क्वेश्चन है कौन सा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फोर्थ, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ पे देखो मैग्नीशियम और क्लोराइड, यानी कि यहाँ पे जो आपका क्लोरिक है अब वो मैग्नीशियम के साथ में जुड़ गया और हाइड्रोजन को इसने बाहर निकाल दिया है। इसका मतलब कहीं ना कहीं किसी की जगह को डिस्प्लेस किया है, और वो कौन सी है, वो हो गई है आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या हो गई है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों ने आइडेंटिफाई कर दिए। ठीक है, ये आंसर की स्लाइड है, यहाँ पर आपको सिंबलिक फॉर्म में इक्वेशन दे रखे हैं और यहाँ पर देखो डबल डिस्प्लेसमेंट, डिकम्पोजिशन, कॉम्बिनेशन एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपके टाइप्स। नेक्स्ट है व्हाट आर एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ये भी आप लोग पढ़ते हैं इसी चैप्टर के अंदर। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जब आप लोगों ने पढ़ी होगी तो वहाँ पे एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में भी हम लोग बेसिकली पढ़ते हैं। देखो एक्सो, जहां पर कभी भी आपको एक्स दिख जाए, क्या दिख जाए, एक्स दिख जाए, EX एग्जाम्पल नहीं होता, ये है एक्स, इसका मतलब हो जाता है एग्जिट। और एग्जिट कौन करता है, जो बाहर जाता है, यानी बाहर। तो जहां कहीं भी आपको दिख जाए एक्सोथर्मिक, एक्स का मतलब तो बाहर हो गया, और जहां कहीं भी आपको दिख जाए थर्मल या फिर थर्मिक, इसका मतलब होता है हीट, इसका मतलब होता है हीट एनर्जी। क्या होता है इसका मतलब, हीट एनर्जी। तो जहां कहीं पर भी हीट एनर्जी बाहर निकल रही है, हीट एनर्जी एग्जिट हो रही है, रिलीज हो रही है, ठीक है, वो होती है आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। समझ में आई। फिर होती है आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब ये कौन सी रिएक्शन है, देखो EN, इनको आप लोग रिलेट कर सकते हो इनसे, और इनका मतलब क्या होता है, अंदर। ठीक है, और थर्मिक तो मैंने पहले आप लोगों को बता ही दिया है। थर्मिक क्या है, थर्मिक का मतलब है हीट एनर्जी। क्या है, हीट एनर्जी। ठीक है, तो इसका मतलब जब हीट एनर्जी को अंदर एब्जॉर्ब किया जा रहा है वो हो जाएगी आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, यही आपको बता रखा है। एक्सोथर्मिक के अंदर हीट को रिलीज किया जाता है। एग्जाम्पल क्या है, कंबशन ऑफ फ्यूल्स। किसी भी फ्यूल को जब आप लोग कंबस्ट करते हैं, उनको जलाते हैं, तो बहुत सारी हीट बाहर निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट है एंडोथर्मिक। यहाँ पर जितनी भी आपकी हीट एनर्जी होती है उसको एब्जॉर्ब किया जाता है। एग्जाम्पल दे रखा है CaCO3 को जब आप लोगों ने हीट किया तो किस में हो गई, वो CaO प्लस CO2 एब्जॉर्ब कर ली उसने एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब मैम आपने हमें अभी बताया कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो होती हैं ये वो रिएक्शंस होती हैं जो कि हीट को बाहर निकालती हैं, जो कि हीट एनर्जी को क्या करती हैं, बाहर रिलीज करती हैं, हीट एनर्जी को बाहर रिलीज करती है।
ठीक है। अब मैम रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक जो रिएक्शन है हम लोग वो क्यों कंसिडर करते हैं? क्योंकि जब आपकी रेस्पिरेशन प्रोसेस पूरी की पूरी बॉडी में होता है तो एनर्जी को बाहर निकाला जाता है। जितनी भी आपको आपके खाने से, फूड रिसोर्सेज से जितनी भी आपको एनर्जी मिली है, उस एनर्जी को आप लोग क्या करते हो, आपकी बॉडी उस एनर्जी को गेन करके बाहर रिलीज करती है इन द फॉर्म ऑफ CO2। ठीक है, तो क्योंकि आपकी बॉडी से हीट एनर्जी बाहर रिलीज हो रही है, इसीलिए हम लोग रेस्पिरेशन को कंसिडर करते हैं एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को इसका क्या दे रखा है, एलैबोरेशन दे रखा है, सही टाइम पे वर्ड याद आ गया। रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, यानी ग्लूकोज जो एनर्जी जो आप लोग एनर्जी ले रहे हो अपने फूड रिसोर्सेज के थ्रू, उसके साथ मिलती है ऑक्सीजन। ठीक है, जैसे ही ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का हमारे बॉडी सेल्स के साथ में, तो एनर्जी जो है वो बाहर निकलती है, क्योंकि एनर्जी की रिलीज, बेसिकली एनर्जी रिलीज होती हुई आपको दिख रही है, इसीलिए रेस्पिरेशन को हम लोग कंसिडर करते हैं एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। समझ में आया? यहाँ पर आपको ये रिएक्शन दे रखी है, मे बी ये रिएक्शन आपको दिख ना रही हो, C6H12O6। बच्चों को पता होगा कि ये क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लूकोज, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। इसके बाद में 6CO2, ठीक है, सॉरी 6O2, क्योंकि किसके साथ में मिल रही है, ये मिल रही है ऑक्सीजन के साथ में। आपको बाहर क्या मिलती है फिर, CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसके साथ में मिलता है 6H2O, पानी के मॉलिक्यूल्स और बहुत सारी एनर्जी। ठीक है, तो ये हो गया है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है व्हाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड द ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट ऑपोजिट हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन को क्यों बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मैंने आपको बताया कि इसमें हम लोग रिएक्टेंट की साइड पर दो बेसिकली रिएक्टेंट लेते हैं और वो मिलकर एक ही सिंगल प्रोडक्ट को फॉर्म करते हैं, ये आपका होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब मैम जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वो आपने हमें बताई कि प्रोडक्ट जो आपका रिएक्टेंट होता है वो सिर्फ एक होता है, लेकिन इसी को ही आप आगे ब्रेक कर देते हो, और जैसे ही इसको आपने आगे ब्रेक कर दिया तो ब्रेक करने के बाद में आपकी फॉर्म हो जाती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पर एक सिंगल प्रोडक्ट को आप दो या फिर उससे ज्यादा रिएक्शंस में क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली ये इसका क्या इलेबोरेशन हो जाएगा कि जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है वहां पर दो सब्सटेंसेस एक साथ जुड़ते हैं, कंबाइन होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ही सिंगल रिएक्टेंट को आप लेकर उसको ब्रेक कर देते हैं। तो इसीलिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती है वो कॉम्बिनेशन का एग्जैक्ट ऑपोजिट होती है। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है और ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। यहाँ पर बेसिकली इसका डिफरेंशिएशन दे रखा है, आपको रीजन दे रखा है, क्योंकि ये एक दूसरे के बिल्कुल रिवर्स प्रोसेसेस होते हैं। नेक्स्ट, राइट डिकम्पोजिशन रिएक्शंस वेयर एनर्जी इज सप्लाइड एज हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ना, ये अकेली रिएक्शन नहीं होती है, इसमें होती है आपकी हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, हीट में आप क्या करते हो, जब आप किसी भी सिंगल रिएक्टेंट को तोड़ रहे हो टू या फिर उससे ज्यादा सब्सटेंसेस के अंदर, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ हीट बेसिकली देकर, तो क्या होता है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है हीट की फॉर्म में। ठीक है, दूसरा है आपके पास में लाइट। क्या है, लाइट। जब आप किसी भी रिएक्टेंट को ब्रेक कर रहे हो अपने प्रोडक्ट के अंदर, बेसिकली उसको ब्रेक कर रहे हो लेकिन लाइट एनर्जी को देकर। ठीक है, और तीसरा है इलेक्ट्रिसिटी को देकर। समझ में आया? अब इनके एग्जांपल्स को देख लेते हैं, क्योंकि आपसे एग्जांपल्स पूछे गए हैं। हीट, जब भी हम लोग कभी भी कैल्शियम कार्बोनेट को हीट देते हैं, क्या करते हैं, हीट देते हैं, तो वो ब्रेक हो जाता है CaO प्लस CO2 में। देखो, जो रिएक्टेंट है वो सिर्फ और सिर्फ एक है, लेकिन जो प्रोडक्ट है वो कितने हैं, दो हैं। तो इससे पहचान जाओगे आप हमेशा कि ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। दूसरा, लाइट। जब आप लाइट के फॉर्म में बेसिकली क्या करते हो, प्रोडक्ट्स को ब्रेक करते हो, तो यहाँ पे क्या है 2AgCl, क्या है ये, सिल्वर क्लोराइड। इसको आपने सनलाइट दी तो ये ब्रेक हो गया 2Ag प्लस Cl2 के अंदर। ठीक है, दूसरा है, तीसरा है इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पर आपने पानी को बेसिकली क्या किया, इलेक्ट्रोलाइज किया, तो ये ब्रेक हो गया। किसकी फॉर्म में, किसकी वजह से हुआ, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हुआ। तो ये आपके तीनों के तीनों एग्जांपल्स हो जाते हैं। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर भी मैम आप डिस्प्लेस कर देते हो एलिमेंट्स को, और डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर भी डिस्प्लेस करते हो, तो फिर दोनों में डिफरेंस बेसिकली क्या रह जाता है ना। डिस्प्लेसमेंट में आप हमेशा सिंगल एलिमेंट को देखते हो, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था Fe प्लस CuSO4। यहाँ पर Fe जो है
ये Cu को डिस्प्लेस कर देगा, सिंगल एलिमेंट ने क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर आप डबल डबल एलिमेंट्स का क्या देखते हैं, झोल देखते हैं। डबल डबल एलिमेंट्स जो है वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं। ठीक है, फटाफट से इनकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, जब एक ही एलिमेंट रिप्लेस करता है दूसरे एलिमेंट को। ये आपको एग्जांपल दे रखा है यहाँ पर कि Zn प्लस CuSO4 गिव्स अस ZnSO4 प्लस Cu को इन्होंने बाहर निकाल दिया। तो क्या किया, Zn और Cu के बीच में केवल समझौता हुआ है, तो सिर्फ सिंगल एलिमेंट है जहां पर समझौता हुआ है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल देखो, ये है आपका AgNO3 गिव्स अस NaCl। ठीक है, आगे है AgCl प्लस NaNO3। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें NO3 के साथ में यहाँ पर है सिल्वर, लेकिन इधर है Na। चलो ठीक है, ये तो हम लोगों ने देख लिया, इनका आपस में समझौता हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर Cl के साथ में भी चेंज आया है, यहाँ पर Ag ने क्या किया है, Na के साथ में समझौता किया है। तो यहाँ पर दो एलिमेंट्स एक साथ में, दोनों आयंस का यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है। और जब डबल आयंस का एक्सचेंज होता है तो होती है आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन कंपाउंड्स। कंपाउंड्स के बीच में जब आयंस का आपको एक्सचेंज देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट आपके पास है इन रिफाइनिंग सिल्वर, सिल्वर को रिफाइन करने में रिकवरी फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन इन्वॉल्व्ड डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर। ये आपको बेसिकली रिएक्शन लिखनी है। ठीक है, रिएक्शन क्या है, रिएक्शन है आपकी Cu प्लस 2AgNO3 गिव्स अस CuNO3 इसको मैं लिख देती हूँ एक बार क्योंकि शायद आप लोगों को विजिबल ना हो। Cu इन द सॉलिड फॉर्म, साथ में है AgNO3 गिव्स अस CuNO3 प्लस Ag वो भी 2। ठीक है, तो ये है आपकी इसकी रिएक्शन। अब बहुत सारे बच्चों को जब स्टार्टिंग में वो 10th में आते हैं तो उनको दिक्कत होती है, मैम ये रिएक्शन का यही प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ये कैसे करेंगे हम लोग। तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप लोग जितने भी रिएक्शंस हैं पहले चैप्टर की उनको एक पेज पर लिख लीजिए। ठीक है, जितनी भी बैलेंसिंग है या फिर जितनी भी रिएक्शंस हैं उनको आप एक पेज पर लिख लीजिए। जितनी भी आपकी पूरी केमिस्ट्री के जितनी भी रिएक्शंस है ना, अगर आप उनको एक पेज पर लिख लेंगे या फिर उनको एक अलग साइड से लिख लेंगे ना, तो आपको आइडिया हो जाएगा। क्योंकि गिनी चुनी ही कुछ रिएक्शंस होती हैं जिनमें आपको बेसिकली उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको याद रखने की ज़रूरत है। तो अगर आप जितनी भी केमिस्ट्री की रिएक्शंस हैं उनको एक साइड लिखे तो आपको बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ Cl के साथ में ये वाला जुड़ता है, या फिर अगर इसमें हम लोग इसको करेंगे, मतलब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि एक जगह पर सारी रिएक्शंस को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, उससे बहुत हेल्प मिलती है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट इज अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को समझने से पहले समझते हैं कि प्रेसिपिटेट क्या होता है। प्रेसिपिटेट, मैम कुछ सुना सुना तो लग रहा है ये, है ना। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है ऐसा सब्सटेंस जो कि इनसोल्यूबल होता है। जो कैसा होता है, इनसोल्यूबल होता है, यानी पानी के अंदर ये नहीं घुलता है, नहीं डिसॉल्व होता है, और होता भी हो तो पार्शियली डिसॉल्व होता है, वो होता है प्रेसिपिटेट। अब ऐसी रिएक्शन जहां पर आपको फॉर्मेशन देखने को मिल रही है किसकी, प्रेसिपिटेट की, वो होती है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल भी आप लोगों को मिल जाएगा, जो एग्जाम्पल मैंने डबल डिस्प्लेसमेंट का दिया था, कौन सा, NaSO4 प्लस BaCl2। ठीक है, यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो NaCl तो आपका सोडियम क्लोराइड नमक एक साथ मिल गया वो, लेकिन BaSO4 ये है बैरियम सल्फेट, और ये है आपका वाइट कलर की PPT। तो इसको आप लोग एज एन एग्जाम्पल ले सकते हो ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, जहां पर आपको फॉर्मेशन देखने को मिलती है किसकी, प्रेसिपिटेट की। एग्जाम्पल आप लोगों को मैंने दे दिया है, ये रहा, अ रिएक्शन वेयर एन इनसोल्यूबल सॉलिड इज फॉर्म्ड, यहाँ पे लिख लेना, इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड अ प्रेसिपिटेट फॉर्म या फिर प्रेसिपिटेट रिएक्शन। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दे रखा है। ठीक है, इसके बाद है एक्सप्लेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अरे कितना आसान क्वेश्चन है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को एक्सप्लेन कर दो, लेकिन उनके एग्जाम्पल के साथ में। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, इनके एग्जाम्पल्स आपको ध्यान में रखने ही रखने हैं। जितनी भी टाइप्स ऑफ रिएक्शंस है उनके भी एग्जाम्पल्स ध्यान में रखना। ऑक्सीडेशन क्या होता है ये मैंने बहुत शॉर्ट में लिख दिया है, लेकिन आप लोगों को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म इनकी पता होनी चाहिए। ठीक है, गेन ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। यहाँ पर आपको बता रखा है MgO2 साथ में बन गया MgO। क्या है ये हम लोग इसको बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन का भी एग्जाम्पल। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है लॉस ऑफ ऑक्सीजन। जब कभी भी आपको रिडक्शन में लॉस, बेसिकली रिडक्शन में क्या होता है, लॉस आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो CuOH2 को यहाँ पर आप लोग देखो, यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर हुआ है लॉस ऑफ
O2। ठीक है, तो ये है आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। आते हैं नेक्स्ट पर। एक शाइनी ब्राउन कलर का एलिमेंट होता है जो कि ब्लैक हो जाता है हीट करने पर। सबसे पहले तो इस आइडेंटिफाई करो इस एलिमेंट को। बेसिकली आपको आइडेंटिफाई करना है इस ब्लैक कंपाउंड को, और इसका नाम होता है कॉपर। ठीक है, जब आप इसको एयर में बर्न करते हो तो ये ब्लैक कलर का हो जाता है, जिसको हम लोग बेसिकली उसकी ऑक्साइड फॉर्म में क्या बोलते हैं, कॉपर ऑक्साइड। फॉर्मूला होता है CuO। कॉपर को मैंने ऑक्सीजन की फॉर्म में जलाया तो मेरा फॉर्म हो गया CuO विच इज कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू वी पेंट आयरन आर्टिकल्स। आयरन के आर्टिकल्स को यानी आयरन की चीजों को हम लोग पेंट क्यों करते हैं? ठीक है, टू प्रिवेंट देम। लेकिन किस चीज से प्रिवेंट करने के लिए? टू प्रिवेंट देम फ्रॉम कोरोजन। कोरोजन से प्रिवेंट करने के लिए। अब मैम ये कोरोजन क्या होता है तो बताया नहीं आपने। देखो, कोरोजन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर कोई भी मेटल आपका ऑक्सीडेशन होने की वजह से धीरे धीरे कोरोड होने लगता है। ठीक है, क्या बोला मैंने? कोरोजन इज अ प्रोसेस जिससे कि कोई भी मेटल आपका धीरे धीरे आपकी आसपास की सराउंडिंग के साथ में जब रिएक्ट कर लेता है ऑक्सीजन के साथ में तो वो कोरोड होने लगता है, और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कोरोजन। आयरन अगर कोरोड हो रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? रस्टिंग। अब बेसिकली क्या होता है, हम लोग ताकि आयरन कोरोड ना हो, ठीक है, लोहे में जंग होती है ना, लोहे में जंग लग जाती है, तो ताकि आयरन कोरोड ना हो इसलिए हम लोग उसको पेंट कर देते हैं। क्यों पेंट करते हैं? क्योंकि बेसिकली क्या है, आपको एक बैरियर क्रिएट करना है। क्या क्रिएट करना है? बैरियर। फॉर एग्जांपल ये आयरन है। अब क्या होगा, आपके पास में ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स हो गए ऑक्सीजन के, ये कुछ टाइम बाद में धीरे धीरे आके इसके साथ में रिएक्शन को फॉर्म कर लेंगे। रिएक्शन हो जाएगी धीरे धीरे इनके साथ में। जैसे ही रिएक्शन होगी समय के साथ में ये जो आयरन है इस पर रस्ट लगनी शुरू हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, आपको एक बैरियर क्रिएट करना है, एक बैरियर क्रिएट करना है जिससे ये जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं ये आकर यहाँ इस आयरन तक पहुंच ही ना पाए। ठीक है, तो वो बैरियर आप क्रिएट करते हो पेंट करने की हेल्प से, गैल्वेनाइज करने की मदद से। ठीक है, तो यहीं पर ये चीज बोली गई है, पेंटिंग प्रिवेंट्स आयरन फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद एयर एंड मॉइस्चर। क्योंकि एयर और जो मॉइस्चर होता है उसके साथ में जो कॉन्टैक्ट होता है उससे वो उसको रोक लेती है, प्रिवेंट कर लेती है, जिसकी वजह से जो रस्टिंग ऑफ आयरन होती है वो नहीं हो पाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है व्हाई आर फूड आइटम फ्लश्ड विद नाइट्रोजन। जितने भी फूड आइटम्स होते हैं उनमें हम लोग नाइट्रोजन को क्यों भर देते हैं? देखो, आप यहाँ पर टॉपिक आपका आता है रेंसिडिटी का। किसका आता है? रेंसिडिटी का। अभी रेंसिडिटी क्या होती है? क्योंकि आपके फूड में बहुत सारे फैट्स एंड ऑयल्स होते हैं। क्या होते हैं? फैट एंड ऑयल होते हैं। तो ये जब रिएक्ट कर लेते हैं ऑक्सीजन के साथ में तो उनका जो स्मेल होता है, उनकी जो स्मेल होती है और उनका जो टेस्ट होता है वो खराब हो जाता है। आप लोगों की भाषा में बोलो तो सब्जी का खराब होना, सब्जी का घुस जाना। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है? वो होता है रेंसिडिटी। क्योंकि आपकी बेसिकली जो सब्जी थी उसके अंदर फैट एंड ऑयल्स प्रेजेंट थे। ठीक है, और आसपास में क्या है? ऑक्सीजन है। तो जब उनके साथ में ऑक्सीडेशन उसका हुआ तो उसकी स्मेल जो है, उसका टेस्ट जो है वो खराब हो गया है। इसको हम लोग बोलते हैं रेंसिडिटी। और इसी को बेसिकली बचाने के लिए, आपके खाने को बचाने के लिए हम लोग करते हैं क्या? नाइट्रोजन गैस को फिल कर देते हैं। किसके अंदर? खाने के पैकेट्स के अंदर। क्यों कर देते हैं? ताकि ये जो ऑक्सीडेशन है ये प्रिवेंट हो पाए। ठीक है, यहाँ पर क्या है? इट प्रिवेंट्स द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स एंड फैट। ऑयल एंड फैट के साथ में जो ऑक्सीडेशन होता है उसको प्रिवेंट करता है। ठीक है, और इसलिए आपकी रेंसिडिटी नहीं होती है, और इसकी वजह से जो आपका फूड है वो फ्रेश रहता है, जो खाना है वो फ्रेश रहता है फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन है एक्सप्लेन कोरोजन एंड रेंसिडिटी। कोरोजन और रेंसिडिटी को एक्सप्लेन करो, जो मैंने पहले कर दिए हैं। कोरोजन बेसिकली क्या होता है? कोई भी मेटल धीरे धीरे समय के साथ में कोरोड होना जब शुरू कर देता है, कोरोड होना जब शुरू कर देता है। क्यों? ऑक्सीडेशन की वजह से। क्योंकि आपके आसपास एयर और मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, तो जब आपका मेटल रिएक्ट कर लेता है समय के साथ में, ऑक्सीडेशन कर लेता है बेसिकली किसके साथ में? अपने बेसिकली फॉर्म कर लेता है रिएक्शन को, तो वो धीरे धीरे क्या होने लगता है? खराब होने लगता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं कोरोजन। रेंसिडिटी क्या होती है? आपके खाने के अंदर फैट्स एंड ऑयल्स होते हैं, जब वो रिएक्ट कर लेते हैं आपके आसपास के ऑक्सीजन के साथ में तो क्या होता है? रेंसिडिटी, खाना जो है वो बेकार होने लगता है। इसी को हम लोग बोलते हैं रेंसिडिटी। वेज ऑफ प्रिवेंशन भी है इनके, जिनको आप लोग पढ़ लीजिए, आई वुड सजेस्ट, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन बन जाता है। वेज ऑफ प्रिवेंशन, किस तरीके से आप लोग कॉपर को बेसिकली, किस तरीके से आप लोग कोरोजन से बचा सकते हैं अपने मेटल को, और रेंसिडिटी बेसिकली खाने को बचा सकते हैं रेंसिडिटी से। समझ में आया? ठीक है, तो इस तरीके से ये आपकी यहाँ पर कोरोजन की है
डेफिनेशन, और ये है आपकी डेंसिटी की डेफिनेशन। और इस तरीके से होता है आपका NCERT क्लास 10th की सारे एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस खत्म, ठीक है। और आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर क्लास 10th। आई होप आप लोगों को हर क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस आपने पॉज करके आंसर्स लिखे भी होंगे, और अगर अभी भी क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे हैं या दिक्कत आ रही है तो डू नॉट जस्ट गिव अप, जस्ट होल्ड द ग्राउंड, ठीक है। पढ़ाई लिखाई करते रहो, क्वेश्चन सॉल्व करते रहो। एक थ्रेशोल्ड है, जैसे ही आप उसको क्रॉस कर लोगे ना, क्वेश्चंस आपसे अपने आप बनने लगेंगे, ठीक है। तो होल्ड द ग्राउंड, पढ़ते रहो और ऐसे ही वीडियोस को सपोर्ट करते रहो। सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल भी मत भूलना, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, लाइक करो वीडियो को। और नेक्स्ट जो भी सीरीज या जो भी लेक्चर आपको चाहिए हमें कॉमेंट कर दो फटाफट से, वी विल रिप्लाई ऑल द कॉमेंट। और हम लोग सारे कॉमेंट्स का रिप्लाई करने के अलावा जितने भी आप लोग डिमांड्स रखते हो उनको भी प्रॉपरली फुलफिल करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच और बने रहिए GME के साथ।